नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित की किताब शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरी किताब अपने चैनल पर करवाऊंगा, ठीक है। एक एक सवाल देखेंगे अपन लोग। आज अपन देखते हैं पहली प्रश्नावली, संख्या पद्धति। क्या होती है? संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखना है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमित संख्या, अपरिमित संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये 4-5 परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये समुच्चय का निशान है, ठीक है। 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 अनंत तक चलती है, ठीक है। पूर्ण संख्या। फिर आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या को W होल से व्यक्त करते हैं, होल नंबर, ठीक है। फिर आती है प्राकृत संख्या, ये शुरू होती है 1, 2, 3 से अनंत तक, ठीक है। इसमें 0 आएगा पूर्ण संख्या में, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आएगा। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी? इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, और W नहीं, सॉरी, Z से व्यक्त किया जाता है पूर्णांक को, ठीक है। तो माइनस, ये जो प्राकृत संख्या वो प्लस में भी चलती है, माइनस में भी चलती है। पूर्ण अंक होना चाहिए, ठीक है। 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती जाती है। इस तरफ भी अनंत तक जाएगी। ये अनंत का निशान है, ठीक है। उसके बाद आती है प्राकृत पूर्ण हो गए। फिर आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है। जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/2 लिखा मैंने, तो ऐसी संख्या जिनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जहां P व Q पूर्णांक है, देखो पूरे पूरे अंक लिखे हुए, इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस के 3/2 भी हो सकता है, ठीक है। जहां P व Q दोनों पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर जैसे 3 लिखा, बटा में 0 लिखा, किसी संख्या के नीचे 0 है, 0 का भाग देते तो अनंत उत्तर आता है। क्या उत्तर आता है? अनंत। अनंत। अनंत कैसा होता है? अपरिभाषित होता है। कैसा होता है? अपरिभाषित। 0 का भाग देने पर अपरिभाषित आता है, ठीक है, अनंत आता है। इसलिए बटा में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है परिमेय संख्या के बाद में एक क्या आता है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। इसकी क्या परिभाषा होती है? ऐसी संख्याएं, रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता तथा नहीं लिखा जा सकता है, जहां P व Q बराबर क्या हो गए? Z हो गए, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है, और जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। जहां P व Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गई परिमेय संख्या, ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब आती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सारी अपरिमेय और सारी परिमेय, सॉरी, सारी परिमेय संख्या, सारी अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं का योग होगा, वो कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, दोनों संख्याओं का योग होगा, वो कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। ये आपके प्रश्नावली शुरू करने से पहले इन संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। एक और देखते हैं सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या।
सभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल जिसका HCF एक हो या फिर इसमें उभयनिष्ठ हो, वो केवल एक होना चाहिए। ठीक है, P व या फिर A और B मान लेता हूं, A व B दो सह अभाज्य संख्या होगी यदि इनका HCF बराबर कितना हो? एक हो। अर्थात A व B सहभाज्य संख्या अपन कब कह सकते हैं? जब A व B दोनों के अंदर उभयनिष्ठ कोई नहीं हो, केवल एक उभयनिष्ठ हो, इसके अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। तो जो उभयनिष्ठ होता है अपन जानते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखो तो बागिया जैसे 3 और 5 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है? है। दोनों का HCF होता है वो कितना होता है? एक होता है। इसी प्रकार 7 और 8 सहभाज्य संख्या है, दोनों का HCF होता है वो एक होता है। तो ऐसी दो संख्या है जिसमें HCF है एक होना चाहिए, अर्थात दोनों संख्याओं के अंदर जो उभयनिष्ठ संख्या आती है वो केवल एक होना चाहिए। ऐसी संख्या को बोलेंगे सहभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्या मैंने लिख दी, जैसे 3 और 5 लिख दिया। अब इनके बीच में अपन को पता है 4 है, ठीक है, लेकिन 4 के अलावा 3 और 5 के बीच में अनंत संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने 1.1 के अंदर सवाल है कि दी गई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो जैसे अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1, इसमें पहला सवाल है 1.1 के अंदर, पहला सवाल है क्या जीरो परिमेय संख्या है? ठीक है, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हाँ, जीरो परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो को पी बेटा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ये लिखा जीरो, जीरो के नीचे 2 लिख सकता हूँ, जीरो के नीचे 5, जीरो के नीचे -2 लिख सकते हैं। तो जीरो परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो को पी बेटा के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा आता है कि 5/0, 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर का मान क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे हर के नीचे हर की जगह जीरो आ जाता है, वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। ठीक है, तो जीरो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 1.1 का दूसरा सवाल है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना, एक सीधी सी विधि है, सिंपल सी बात है, जितनी संख्या बोलता है उसको लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका मैं करवा रहा हूं। कितनी संख्या ज्ञात करनी है अपन को? 6 करनी है, तो ये लिखा 6। फिर क्या करना है? उसके अंदर 1 जोड़ना है। 6 के अंदर 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब जो भी दो संख्या दी हुई है 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दिया हुआ है, उनके बीच की अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उस 7 का इसके साथ गुणा करो। 7 और 3 का गुणा किया, ये देखो 7 और 3 का गुणा किया, 7 तिया 21, बटा में कितने लिखने हैं? 7 लिखने हैं। देखो वापस 7 का भाग दोगे तो 3 ही आना चाहिए, हो गया। उसके बाद 7 और 4 का गुणा करो, 7 और 4 का, 7 और 4 का गुणा 700 के 28 किया, और नीचे वापस लिख दो 7। देखो 7 का भाग 28 में दिया तो वापस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 7 का भाग किस में दिया, वापस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो समान आना चाहिए। ठीक है, जो पहले था वो का वो आना चाहिए। अब अपन को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हरों को बराबर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हर बराबर हो गए। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं 21 और 28 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 परिमेय संख्या आ गई। देखो 6 और 3 और 4 के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्या है। अब आपको पता चलेगा कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिखा है, 3 और 4 के बीच में तो कोई है ही नहीं। तो अब भाग देके देखो, 22 के अंदर 7 का भाग दे दोगे, 7 के 21, एक आएगा 0, 0.7 एकम 7, 3, तो ऐसे 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 700 के 28, तो देखो 3 के बाद ही है 3 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट कुछ और आएगा, 3 पॉइंट और कुछ आएगा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारी संख्या होती है, अनंत संख्या हो सकती है। अपन को कितनी बोला है? 6 बोला, तो ये 6 ज्ञात हो गई। ठीक है, ऐसे। और देखो तीसरा सवाल है एक और, तीसरे सवाल 1.1 का तीसरे में क्या कहा गया है
3/5 और 4/5, 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। तो क्या करो, जैसे ये दिया गया तो सबसे आसान है, ये तो हर तो पहले से बराबर है, तो आपको क्या करना है, सबके नीचे 0 0 कर दो, 30 और 50 हो जाएगा, वह 4 के पास में 0 किया और 50 हो गया। ठीक है, ऐसे हर बराबर है तो सीधे से कर दो। अब इनको बड़ा करके लिखना है, अपन को संख्या को बड़ा करना है। ठीक है, तो या तो ऊपर नीचे समान समान संख्या से गुणा करवा दो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैंने 0 0 लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसे 0 0 नहीं लिख सकता तो जैसे 3/5 है तो गुणा में 5/5 का गुणा भी करवा सकता था, 4/5 है 5/5 का गुणा भी हो सकता था, 3 पंजे 15/25, 500 के 20/25, तो ये भी कर सकते थे। 15 के बाद 16 17 18 19 20 ऐसी संख्या भी आ सकती थी, लेकिन मैंने ये कर दिया। अब बीच में 5 संख्या याद करना, देखो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो ये आ गई किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आने वाली परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, p/q रूप है और ऐसे कर सकते हैं। 1.1 का तीसरा और सवाल है, तीसरा हो गया। चौथा सवाल क्या दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसी होती है, ठीक है, अनंत तक। और पूर्ण संख्या होती है 0 से 1 2 3। तो देखो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ये प्राकृत संख्या इसके अंदर है कि नहीं है, लेकिन ये सारी इसके अंदर नहीं है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, कथन सत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्यों? क्योंकि पूर्णांक 0 से लगाकर ये 0 कर दिया, इस तरफ अनंत तक जाएंगे और इस तरफ भी अनंत तक जाएंगे, तो 0 शामिल है, इसलिए जो प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यदि ऐसा बोले कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के अंदर 0 भी आएगा, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य। देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या जैसे मान लिया 0 से लगाकर अनंत तक जाएगी, तो और परिमेय संख्या बटाबटी के रूप में लिखी जाएगी 3/5। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो प्रत्येक ये क्या कह सकते हैं इसको, पूर्ण संख्या है, वो परिमेय संख्या हो सकती है। ये होगी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसी के साथ आगे एक और अपन देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय देख लेते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ग्रीक वैज्ञानिक है, बोधायन प्रमेय भी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये भारतीय वैज्ञानिक है। बोधायन कोई व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था, और पाइथागोरस। तो इसका जो सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज के अंतर्गत लगती है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो जैसे ये लिखा मैंने, ये कोण माना 90 डिग्री का, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण ए बी सी। ये माना कोई न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण। ठीक है, तो जिस बिंदु पर या जिस कोण पर समकोण बनता है वो वाली भुजा कहलाएगी क्या कहलाएगी? लंब, सॉरी 90 डिग्री होता है, उसके जो सामने वाली भुजा कहलाती है वो कहलाती है कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री है, उसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसको क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। ये होता है न्यून कोण। न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस ने लंब, कर्ण और आधार के बीच में एक संबंध निकाला था, जिसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। कैसे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आधार दिया गया, लंब दिया गया, तो आप क्या निकाल सकते हो? कर्ण निकाल सकते हो। कर्ण दिया गया, लंब दिया गया, तो क्या निकाल सकते हो? आधार। ये दोनों दिए गए तो आधार, ये दोनों दिए गए तो कर्ण निकाल सकते हैं, ये दोनों दिए गए हो तो लंब निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके संख्या रेखा पर किसी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये लिखा 0, ये लिखा -1, ये लिखा -2,
लिखा -3, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 अनंत तक जाती है। इसको कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। कौन सी संख्या रेखा? वास्तविक संख्या रेखा। क्यों कहते हैं वास्तविक संख्या? क्योंकि इस पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का क्या होता है? योग रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वास्तविक परिमेय संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या कहलाती है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या कहलाता है? वास्तविक परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये लिखा वास्तविक संख्या है। अब आगे जो 1.2 उसमें आपको पहले सवाल देखने को मिलेगा कि √2 है, उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। √2 को वर्गमूल 2 भी कह सकते हैं, ठीक है, कक्षा 9 के अंदर के। अब 2 को इसमें से आपको नहीं दिख रहा है कि √2 कहां पर है, इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करोगे? अपन किसका सहारा लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। तो देखो जैसे √2 है, ठीक है, इसका यदि इसको कर्ण मान लेता हूं तो कर्ण का स्क्वायर कर दिया, फिर आधार और लंब क्या ले जिससे कर्ण के बराबर आ जाए, ठीक है। तो माना मैंने आधार 1 ले लिया और लंब भी 1 ले लिया, ठीक है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर है, ये लिखा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कर दिया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर दिया बराबर ये हो गया 2, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? वर्गमूल आ जाता है। तो ये 2 है वर्गमूल और यहाँ पर भी क्या आ गया? वर्गमूल 2। मतलब दोनों संख्या समान आ रही है। इसका मतलब अपने जो आधार लिया है और जो लंब लिया है वो दोनों सही है। तो एक आधार लेना और एक क्या लेना है? लंब लेना है, ठीक है। ले लिया इतना। अब संख्या रेखा को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं मैं। ये यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा। मुझे किसको प्रदर्शित करना है? 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आधार कितना है? आधार कितना है? इसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। उसके बाद आप √2, √3, √5 किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि √2 कहां पर है। तो देखो ये कर दिया मैंने। आधार इसको मान लेता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब है, तो इसको मान लिया मैंने आधार मान लिया। क्या मान लिया? आधार। इसको क्या मान लिया? लंब, ठीक है। आधार लिया तो आधार कितना है? 1 है। यहां से मैंने यहां तक लिया, ये आधार लिया 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं इसको मैं, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पर मुझे समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है वो क्या होता है? लंब होता है, नील कोण के सामने वाली भुजा। ये करने के लिए मुझे लंब कितना लेना है? 1 लेना है। 1 लेने से पहले यहाँ पर मुझे समकोण बनाना है। तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं ऐसे। पहला 60 का बनेगा, इतना का इतना, 120 का, दोनों के बीच में काटोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये बना दिया 90 डिग्री का। फिर इतना का इतना भर के प्रकार की सहायता से इतना भरा 1 सेंटीमीटर है और वो का वो 1 सेंटीमीटर यहाँ लेकर चाप काटना है। ये काट दिया चाप, ठीक है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। माना आधार भी 1 सेंटीमीटर है, लंब भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आधार 1 सेंटीमीटर है, लंब 1 सेंटीमीटर है, तो कर्ण अपने आप क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इसको मैंने मिला दिया, तो ये क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2। ये रेखा है वर्गमूल 2। अब वापस प्रकार को खोलना और यहाँ से एक चाप काटना है। तो जहां पर ये करता है चाप, यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी? वर्गमूल 2 होगी। इस प्रकार से आप किसी भी वर्गमूल वाली संख्या को, अपरिमेय संख्या को, देखो ये अपरिमेय संख्या है, क्यों? जितने भी उस समय मैंने अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं बताया, तो यहाँ बता देता हूँ। जितने भी वर्गमूल है जिनके पूरे वर्गमूल नहीं निकल सकते, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, लेकिन वर्गमूल 4 इसका तो वर्गमूल निकलता 2, इसलिए ये परिमेय संख्या है। जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता वो कैसी संख्या रहती है? अपरिमेय संख्या रहती है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए इसको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, क्योंकि इस पर परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 हो गई और इतनी सारी परिभाषा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।